Welcome back to another positional stock video which I have made for you. So without any further ado, let's get started for the video. So the stock which I have picked for you is Granules India, and this is a multinational pharma company, but we will be discussing about its Indian subsidiary listed in NSE because we are not yet trading into another stock exchanges rather than NSE or BSE. Okay, so let's check out the business which the company is in. So Granules India is primarily engaged in business of manufacturing and selling of active pharmaceutical ingredients, that is also known as APIs in acronyms, and pharmaceutical formulation intermediaries, that is also known as PFIs. And also it is involved in finished doses like paracetamol and metformin, that is quite popular medicine nowadays. The company intends to further strengthen its business profile through products launches in emerging segments that are medium volume and medium value products such as Lostran and Cetirizine, and in low volume and high value products that involve more complex research and development department. And I must say one thing, that this company is having an edge in R&D department, so we have an advantage here. But this video isn't about the fundamental analysis, so let's check out the financials first and then we will move to the technical part to decide our entry and exits. So if we talk about its financials, so 8,300 crores is the market cap of the company and it is currently trading at rupees 335. So if we talk about its price to earning ratio, तो बहुत ही कम यहाँ पे निकल करके आता है. It's 15.1 का यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, which is a bit undervalued, क्योंकि इतनी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी होने के बावजूद 15 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है. सो वी मस्ट टेक अ गुड पोजीशन इन हियर. एंड इफ यू टॉक अबाउट इंडस्ट्री पी, तो वही इंडस्ट्री का पी 21.8 का एवरेज है, इवन इससे भी ज्यादा है. बाकी सारी फार्मा सेक्टर की जितनी भी स्टॉक्स थी वो अच्छी खासी रैली दिखा चुकी है यहाँ से. And if you talk about its ROE, that is return and on equity, that is 27.4%. This is really amazing. And अगर हम 5 ईयर के एवरेज की बात करते हैं तो 20% रिटर्न ऑन इक्विटी. दिस इज रियली एन अमेजिंग थिंग. जहां हम बात करते हैं कि 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही डिसेंट माना जाता है, वहां इस साल का इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 27.4% है और 20% तो एवरेज का 5 साल का है. ईवी एबिटा इज लेस देन 10. इट इज रियली अमेजिंग. उसके बाद अगर हम डेट टू इक्विटी की बात करते हैं तो 0.35, जहां पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज का क्या होता है कि दीज आर रियली कैपिटल इंटेंसिव यहाँ पे इंडस्ट्री होती है, बहुत ज्यादा कैपिटल लगता है, तो वहां पे 0.5 यहाँ पे तो थोड़ा बहुत कर्ज रहता ही है, हालांकि ज्यादा कर्ज भी नहीं है कंपनी के पास. एक चीज यहाँ पे निकल करके आती है कि 8.64% का जो यहाँ पे प्रमोटर्स का जो स्टेक है वो प्लेज्ड है. प्लेज्ड का मतलब क्या होता है कि आप सिंपली समझो कि प्रमोटर्स ने, आसान भाषा में इतना समझो कि अपने जो शेयर्स हैं उसके बदले कुछ पैसे उठाए हुए हैं, बोरिंग्स उठाई हुई, मतलब अपने शेयर्स को गिरवी रख के उन्होंने पैसे उठाए हुए हैं. तो दैट इज अ बैड थिंग. बट यहाँ पे ये चीज अच्छी निकल करके आती है, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं तो लास्ट कुछ टाइम्स ने प्रमोटर्स के, जहां पे यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च 2020 के क्वार्टर में 37.62% प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स प्लेज करा रखे थे, तो वहीं ये घट करके 8.64 का फिगर आ गया है. तो प्रमोटर्स को अपनी कंपनी में पूरा फेथ है, अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, अपनी ग्रोथ में, तो इसके लिए अपने प्लेजिंग परसेंटेज भी घटा रही है. तो ये तो सिर्फ हमने इंडियन सब्सिडी की बात करें, बहुत बड़ी कंपनी है, तो यहाँ पे ये एक अच्छी चीज निकल करके आती है और यही एक कारण था कि ये शेयर अभी इतना ज्यादा भागा नहीं, इतना ज्यादा चला नहीं है. उसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंट चीज और देखें तो चलिए चल के इसके यहाँ पे आप पीयर्स देख पाएंगे कि सारे के सारे, अगर हम पी रेशियो कंपैरिजन करें तो कुछ कंपनीज को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे सारे के सारे कंपनीज देख सकते हैं आप चल चुकी हैं. बट इनका अभी कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिसपे मैं एक और वीडियो बनाया था मैंने, उसके आई बटन पे मैं लिंक दे रहा हूँ, उस पर आप जाके देखो. तो मैंने जो भी अभी मतलब जितने भी फार्मा सेक्टर के स्टॉक थे वो नहीं चले हैं, उस पे मैंने आई हैव ऑलरेडी मेड द वीडियो, तो आप जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पे. उसके बाद अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो अमेजिंग क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं. उसके बाद अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं हम, तो उसके बाद हम नेट प्रॉफिट अगर देखते हैं तो लगातार ग्रोइंग नेट प्रॉफिट है और इस ईयर तो 335 करोड़ से बढ़ करके 549 करोड़ का सिर्फ नेट प्रॉफिट हो गया है. तो यहाँ पे भी ये बहुत अच्छी चीज निकल करके आती है. देख सकते हैं लगातार रेवेन्यू में इंक्रीज है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब लगातार 2010 से देख सकते हैं 460 करोड़ से बढ़ करके रेवेन्यू यहाँ पे 3,238 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू आ चुका है इस क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो. उसके बाद अगर बैलेंस शीट देखें तो बहुत ही क्लीन बैलेंस शीट है. यहाँ पे प्रमोटर्स का रिजर्व्स लगातार बढ़ रहा है, प्रमोटर्स के पास मतलब बहुत ही कैश रिच कंपनी है. यहाँ पे देख सकते हैं 2100 करोड़ का, यहाँ पे 2149 करोड़ का रिजर्व्स है. वहीं अगर हम इसके बोरोइंग्स की बात करते हैं तो 750 करोड़ का बोरोइंग्स है, वो भी बोरोइंग्स लगातार कंपनी घटा भी रही है, तो ये अगेन एक अच्छी चीज निकल करके आती है. उसके बाद अगर हम होल्डिंग पैटर्न्स की बात करते हैं तो देख सकते हैं प्रमोटर्स ने कुछ स्टेक्स घटाए हैं अपने, तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगी उतनी.
बट एक चीज मुझे थोड़ा सा सेटिस्फैक्टरी लगा कि पब्लिक के पास जो भी था वो पब्लिक से कुछ माल छीना भी गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे जून 2018 में 40% की यहाँ पे शेयर होल्डिंग्स थी पब्लिक की, वहां पे घट करके ये 33% आ चुका है यहाँ पे। लेकिन फिर पिछले कुछ क्वार्टर्स की बात करते हैं तो शेयर होल्डिंग पब्लिक की बढ़ी भी है, लेकिन ज्यादा ये कंसर्निंग पॉइंट नहीं है, क्योंकि एफआईआई डीआईएस के इंटरेस्ट लगातार बढ़ा हुआ है इसमें, और देख सकते हैं इंस्टीट्यूशंस ने कुछ होल्डिंग्स बढ़ाई भी है। हालांकि मैं इसके अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स बताऊं तो मुझे उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसके मैनेजमेंट पे भी मुझे थोड़ा बहुत डाउट होता रहता है। और जहां पे अगर हम बात करते हैं एफआईआई का इंटरेस्ट ज्यादा होता है किसी भी कंपनी में, तो वो कंपनी हमेशा सेबी के रडार पे रहती है, वहां पे कुछ भी कभी भी हो सकता है। हालांकि ये कंपनी उन सब चीजों से मुक्त है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल जहां पे एफआईआई की होल्डिंग ज्यादा है, एफआईआई डीआईएस बराबर है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, बट स्टिल एफआईआई जहां पे ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, डीआईएस नहीं होते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नहीं होते हैं, वहां पे मेरा इंटरेस्ट थोड़ा कम जाता है। बट हमें यहाँ पे, मैं बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्ट करने के लिए नहीं यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ, बट आप यहाँ पे एक छोटा सा अमाउंट तो ले ही सकते हो ट्रेडिंग करके। तो उसके लिए अगर हम इसके रेटिंग्स चेक करें तो रेटिंग्स भी डिसेंट है, AA- की रेटिंग्स है। ये माइनस देख के आप घबराओ नहीं, जो चार बहुत सारे पैरामीटर्स के रेटिंग होती है वहां पे AAA, AA+ और AA- अच्छे में ही इसकी गिनती होती है। तो ये अच्छा रेटिंग है, बहुत ही अच्छा रेटिंग है, यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो इफ वी मूव आवर कंसंट्रेशन टू टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स, तो यहाँ पे क्या निकल करके आता है हम देखते हैं। ठीक है, क्या अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। बाकी फाइनेंशियल वाइज हमने देखा कंपनी स्टेबल है, अच्छी कंपनी है। ऑल्दो मुझे प्रोमोटर्स के मुझे बहुत ज्यादा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में मुझे बहुत सारी चीजें उतनी अच्छी नहीं लगी है, इनके मैनेजमेंट पे मुझे थोड़ा बहुत डाउट है। बट स्टिल हम यहाँ ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न खोल रखा है, ये 200 पीरियड मूविंग एवरेज आपको ये दिख रहा है। ठीक है, ये जो येलो वाली लाइन है, अभी ये 200 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है। तो अभी रिसेंटली क्या हो सकता है कि ये 200 पीरियड मूविंग एवरेज विल एक्ट लाइक अ रेजिस्टेंस इन हियर, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो जब भी ये 200 पीरियड मूविंग एवरेज को ये ब्रेक करता है तो हम लोग इसमें पोजीशंस बनाएंगे। तो उससे पहले हम लोग कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। ओके, तो इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है एज अ रेजिस्टेंस। देख सकते हैं बार बार शेयर प्राइस को टच करके आ रहा है वापस। मैं थोड़ा सा और जूम करके आपको क्लियरली दिखाता हूँ। ठीक है, तो इस शेयर प्राइस को ये टच करके वापस नीचे की तरफ आ जा रहा है। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया, इसको ये बार बार टच करके नीचे की तरफ आ जा रहा है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरफ वर्क कर रहा है, इसको तोड़ नहीं पा रहा है। दूसरा, मैं एक और लेवल ड्रॉ करूं तो यहाँ पे मैंने एक लेवल ड्रॉ किया है। तो ये सेम लेवल पहले देखिए, इसने जब ब्रेकआउट दिया तो सेम लेवल यहाँ पे सपोर्ट बना, फिर इसने ब्रेकडाउन दिया तो सेम लेवल ये रेजिस्टेंस बना। यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, बार बार इसने कोशिश की, ये ब्रेक नहीं कर पाया। थोड़ा सा और ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ इसे, सब चीजें। और हालांकि एक जोन है, बट मैं अभी लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर दिखे। तो ये जो लाइन है ना, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको थोड़ा सा परेशानी आएगी इस लेवल को तोड़ने में। ठीक है, हालांकि अभी हम लोग जो बाइंग करेंगे ना, जब भी ये ट्रेंड लाइन टूट जाएगा तो हम लोग यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। तो कब हमें बाइंग करना है, तो जब भी ये ट्रेंड लाइन टूटेगा, मतलब अब यहाँ पे टूटे या यहाँ पे टूटे, तो 342 के लेवल्स के ऊपर हम लोग बाई आराम से कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग पूरी क्वांटिटी से इसमें नहीं जाएंगे, बाकी हम लोग यहाँ पे 30 या 40% क्वांटिटी से ही जाएंगे। बाकी जब ये रेजिस्टेंस लेवल टूट जाएगा और इसको जब रिटेस्ट कर लेगा, या फिर हम लोग वहां पे वॉल्यूम्स चेक करेंगे। हालांकि पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस के वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो डिसेंट वॉल्यूम्स यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं, एंड दीज आर इंस्टीट्यूशनल बाइंग्स एंड सेलिंग्स, क्योंकि रिटेल कभी इतना ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता है। तो दीज आर इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स जिसे हमें फॉलो करना है। और उसके बाद अगर हम बात करें अभी हमें इसमें एंटर करना है तो नहीं, अभी हम इसको ट्रेंड लाइन को एंटर यहाँ पे टूटने का वेट करना है। साथ ही साथ यहाँ पे मूविंग एवरेज भी है, तो ये भी एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे, तो दो यहाँ पे एक यहाँ पे इसके लिए बाधा बनने जा रहा है, दो चीजें यहाँ पे, 200 पीरियड मूविंग एवरेज और ये ट्रेंड लाइन। लेकिन जब भी ये टूट जाएगा, जब भी ये लेवल टूटेगा, तो उसके बाद हम यहाँ से एक छोटी सी यहाँ तक की एक टारगेट लेंगे। उसके बाद जब भी ये लेवल टूटेगा तो बाकी सारे हम यहाँ पे पोजीशंस ऐड करेंगे अपने। तो यहाँ तक का हमें टारगेट देखने को, इसका ऑल टाइम हाई तक का टारगेट देखने को मिल जाएगा। हालांकि जैसे इसके रिजल्ट्स हैं, जितने अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है, वहां तक ये शेयर नहीं चला है, तो इससे ऊपर फर्दर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। बट स्टिल मैं कहूंगा कि आप यहाँ पे अपने, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ के अगर इन परसेंटेज टर्म्स कैलकुलेट करें तो ये लेवल निकल करके आएगा, ये 9-10% का ये लेवल निकल करके आएगा। अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर आते हैं तो 9% का ये लेवल निकल करके आएगा। उसके बाद अगर इसको ऊपर तक हम होल्ड करते हैं तो ये लेवल हमारा 26% का या 27% का टारगेट हमारा निकल करके इजीली देखने को मिल जाए, क्योंकि जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देगा तो ये रफ्तार से भागेगा। साथ ही साथ हम लोग वॉल्यूम्स को भी एनालाइज करेंगे, लेकिन रिजल्ट जितने अच्छे हैं तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसको ऊपर जाने में। सो दिस इज माई हाई कन्विक्शन ट्रेड। टेक्निकल पैरामीटर मैं देख के बता रहा हूँ। ऑल्दो अगर आप किसी कहो कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूं नहीं करूं, तो
उस पे मैं उतना ज्यादा कन्विक्शन नहीं है मेरा, क्योंकि इसके मैनेजमेंट पे मुझे थोड़ा बहुत डाउट है कि कुछ कुछ थोड़ा बहुत। अब डाउट का मतलब ये नहीं कि कंपनी बेकार है, जंक है, नहीं ऐसा नहीं है, बट मुझे चीजें क्लीन पसंद है, जहां पे बिल्कुल भी मतलब तिन के बराबर भी कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर या फिर उसके किसी चीज के ऊपर दाग ना लगा हो। तो दैट्स वाई मेरे लिए हाई कन्विक्शन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, बट स्टिल ट्रेडिंग के लिए मेरे लिए हाई कन्विक्शन ट्रेड है ये। और यहाँ पे आप इस ट्रेंड लाइन को टूटने का वेट करो और उसके बाद आप यहाँ तक का टारगेट इजिली ले सकते हो। ठीक है। और सब तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, एंड कल अगेन फिर मिलते हैं एक नए अच्छे क्वालिटी वीडियो के साथ, एक अच्छी क्वालिटी लर्निंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।